हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम नर्चर के थ्रू देखेंगे हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी बेस्ड हम जो कवर कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे आज जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। जिसे कहते हैं वायुमंडल। तो आज हम वायुमंडल को कवर करेंगे अच्छे से कि कैसे वेरियस हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वेरियस कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें किस टाइप से इस पर क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो हम उन सारी चीज़ों को आज देखेंगे। इससे पहले हम एक लेक्चर में देख चुके हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हमने बायोस्फीयर और साथ में हमने इन चीज़ों को कवर किया था एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर आज हम उसी में से एक टॉपिक है जो एटमॉस्फेयर, जो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एटमॉस्फेयर को कि कैसे हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कौन कौन सी गैसें हैं, कितने परसेंट गैसेज हैं, इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर होता क्या है। हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ गैसेस होती हैं, लेयर ऑफ गैसेस। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है या प्लैनेट है, उसके चारों तरफ जब आपको लेयर ऑफ गैसेस मिलेंगी तो उस सेलेस्टियल बॉडी या प्लैनेट का वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम सेलेस्टियल बॉडी की बात करें या प्लैनेट की बात करें, जैसे हमारा अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण, अर्थ का भी अपना ग्रेविटी है जो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ गैसेस पाई जाती है और ये लेयर ऑफ गैसेस को ही अर्थ का क्या कहते हैं? इसको ही अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। अब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है? तो वो बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। अगर हम उनके कंपोजिशन की बात करें तो उम्मीद करता हूँ ये आप एटमॉस्फेयर समझ गए होंगे क्या होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे अर्थ अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे जीवन होना संभव है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जीवन होने के लिए 3 कंडीशंस यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर, इन तीनों का अगर हम मिक्सचर ये है थोड़ा, अगर बायोस्फीयर, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में, और ये बायोस्फीयर में क्या है? यहाँ पे तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं। अगर एक भी कंडीशंस नहीं होगी तो संभावना कम होती है वहाँ पे, मतलब संभावना होती ही नहीं है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने की, या होती भी होगी तो अभी तक मतलब बहुत ही कम। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन के बारे में देखते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कंपोजिशंस पे। तो हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो क्या क्या कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में, तो हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर ऑफ द गैसेस की, हाँ, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन की बात करेंगे। तो कंपोजिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको लार्ज पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया है, ये जो लार्ज पार्ट दिख रहा है, ये आपका 78% आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन। 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, 78% नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर
21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। 21% आपको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देखने को मिलती है। इसके बाद 1% जो आपका बचा है, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला जो हम डार्क कर दे रहे हैं इसको, इस वाले पार्ट में आपको ये 1% जो पार्ट है आपका, इस 1% पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस 1% पार्ट में आपको देखने को मिलेगा अदर गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अदर गैसेस क्या क्या हैं? अब इन अदर गैसेस की बात करें तो इन अदर गैसेस में जैसे आपकी आ जाती है ऑर्गन, जो आपकी आर्गन है। आर्गन कम से कम आपकी जो पाई जाती है वो 0.93% देखने को मिलेगी। फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी जो आपको 0.002% 3% देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपकी नियॉन आ जाती है और जो आपको 0.0002% समथिंग देखने को आपको मिलेगी आपके एटमॉस्फेयर। तो ये तो हमने अब सारी 1% में बहुत सारी गैसेज हैं, हीलियम आपकी देखने को मिलती है, मीथेन, ईथेन, बहुत सारी गैसेज हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभी हमने जो बेसिक बात की है जिन पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो हमने मोटा मोटी तौर पे देख लिया कि सबसे बड़ा जो परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे बड़ा परसेंटेज आपको कौन सा देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आपको नाइट्रोजन का 78%, जो हमारे प्लांट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाली गैस। इसके बाद हम 21% देखते हैं ऑक्सीजन देखने को मिलती है। और ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब ऑक्सीजन से हम भाई ब्रीदिंग भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, पेड़ पौधे। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करके इमिशन किसका करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन का इमिशन कर देते हैं, यहाँ से भी बनती है, ठीक है। एनिमल के लिए भी बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग के लिए। तो ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये नहीं है तो आपको मानव जीवन देखने को भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बिना सांस लिए हम रह नहीं पाएंगे। तो हम किसको लेते हैं? ऑक्सीजन। तो 21% ऑक्सीजन हमारे कहाँ? एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। फिर 1% में आपकी आर्गन आ गई 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। अगर इनको हम ऑर्डर में एक देख लें, अगर हम इनको एक बेसिक ऑर्डर में देख लिया जाए, तो बेसिक ऑर्डर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी कौन सी पाई जाएगी? नाइट्रोजन, %78, ऑक्सीजन 21%, फिर आपकी आएगी आर्गन 0.93%। इसके बाद आपकी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके बाद आपकी आएगी कौन सी? नियॉन 0.02% आपकी नियॉन देखने को मिलती है। तो ये एक ऑर्डर है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपको देखने को। अब इससे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन। इनमें से बताइए ऑर्डर में इनको प्लेस कीजिए। क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर दिया जाए, इनको ऑर्डर में प्लेस कीजिए इन गैसेस को, कि कौन सी सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, कौन से सेकंड नंबर पे, कौन से थर्ड नंबर, 4, 5 समथिंग। आपको अगर आपको ये 4th नंबर तक तैयार है, 4th के बाद 5th नंबर तक अगर आप चीज़ों को तैयार कर लेते हैं कि ऑर्डर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन पाई जाती है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कंपोजिशन ऑफ द अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, अब वो चीज़ क्या है देख लेते हैं। अब एक टॉपिक यहाँ पे एक लेयर्स पे चलने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, एरोसोल। तो एरोसोल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। एरोसोल होता है यहाँ पे जो भी आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूज नंबर ऑफ
ह्यूज नंबर ऑफ क्या, सॉलिड एंड लिक्विड, जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उनको ही क्या कहते हैं, एरोसॉल्स कहते हैं। वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो बनता है एरोसोल, डस्ट पार्टिकल, इन सारी चीज़ों को मिला के जो बनता है एरोसोल, वो आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी। अब हम पढ़ते हैं लेयर्स के बारे में, जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कितनी लेयर है, हम उन लेयर की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम ब्रीफ में देखेंगे लेयर्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी हो गई अर्थ। ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ पे कहीं पे आपको हिली एरिया, पोल्स की तरफ जाएंगे, कहीं पे आपको हिली एरिया भी दिखेगी। ये है पोल्स की, हमने बता दिया पोलर रीजन। ये आपका इक्वेटर रीजन है, ये आपका पोलर रीजन है। ठीक है, अब एक लेयर आपको मिलेगी अर्थ से कुछ दूरी डिस्टेंस पे। कुछ डिस्टेंस पे क्या है, वो आपको एवं 12 से 18 किलोमीटर समथिंग देखने को मिलेगी एवं अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 12 से 18 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, एक लेयर देखने को मिलती है, और इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल। अब ये लेयर आपकी अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर जाएंगे 18 किलोमीटर, और पोलर एरिया में आपको देखने को मिलेगी, जो पोल्स हैं वहाँ पे आपको देखने की, वहाँ पे ऊंचाई कम है तो वहाँ पे आपको देखने को ये लेयर मिलेगी कम से कम, जो आप 12 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी सरफेस से, अगर पोलर रीजन से हम देखेंगे वहाँ पे। तो इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में आपको सारी वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, और सारी ही, ये लेयर कैसी है, ये लेयर बहुत ही ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, कि क्योंकि इसके ऊपर और भी लेयर्स हैं, उनको वो क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं इसको बहुत सारा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंस है। और यहाँ पे ऑल वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, सारे मौसम की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब सारी मौसम की एक्टिविटी क्या है, जैसे बारिश होना, थंडर स्टॉर्म आना, बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होना यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर, ये सारी ही एक्टिविटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये सारी एक्टिविटी आपको ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलती हैं। आपको एरोसोल्स मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे, और भी जो एक्टिविटी है, विंड का चलना स्पीड से, ये सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती हैं, ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलती हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर की। तो ट्रोपोस्फीयर की तो हमने बात कर ली, सारी वेदर एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल, जो भी आपके थंडर स्टॉर्म, जो भी समथिंग है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और अर्थ सरफेस से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 12 से 18 किलोमीटर देखने को मिलेगी। जो पोलराइज रीजन में ट्रोपोस्फीयर है वहाँ पे आपको 12 किलोमीटर समथिंग देखने को मिलेगी, इक्वेटर पे आपको 18 किलोमीटर के समथिंग देखने को मिलेगी, ये आपकी ट्रोपोस्फीयर। अब सेकेंड हम बात करते हैं, जो सेकेंड लेयर है हमारी, और सेकेंड लेयर कौन सी है, सेकेंड लेयर हमारी आ जाती है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे कहते हैं समतापमंडल। अब स्ट्रेटोस्फीयर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, और उस लेयर का नाम क्या है, यहाँ पे आपको देखो, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर फिनिश होता है आपका, और ट्रोपोस्फीयर फिनिश होता है, स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे होता है, यहाँ पे एक ट्रोपोपॉज देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो जब हम टेम्परेचर देखेंगे तब देखेंगे इसको, फिलहाल हम लेयर के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको एक लेयर देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक तरह से हमारे लिए कवच का काम करती है, अर्थ को बहुत प्रोटेक्ट करती है, और उसका नाम है ओजोन लेयर।
अब ओजोन लेयर के बारे में हम बात करें, ओजोन लेयर क्या करती है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में क्या है, ये क्या करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो भी सन से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो भी हार्मफुल आती हैं अर्थ सन से, उनको क्या करती है, उनको फिल्टर करती है। और फिल्टर करने के बाद ही जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं उनको अर्थ पे सरफेस पे भेजती है। तो ये एज आ एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रही है, हमारे लिए कवच की तरह काम कर रही है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज सीधी आएंगी जो हमारे ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी। और ये क्या होगा, जैसे हमें ह्यूमन में क्या, स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे देखने को मिलेंगी आपको फिर। ठीक है, तो इसलिए ओजोन लेयर क्या है, एज अ प्रोटेक्शन काम करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को ये। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पाई जाती है, ये आपकी देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में। ये जो लोअर पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का, जो ट्रोपोस्फेयर के पास है, वहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती है, नो वेदर एक्टिविटी। यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। आपके समतापमंडल में आपको कोई भी मौसम में जो घटना है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका नियरली क्लाउड फ्री रहता है, ये नियरली क्लाउड फ्री रहता है। पोलर रीजन में आपको, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है, वहाँ पे आपको क्या है, थोड़े बहुत क्लाउड मिल जाएंगे, कोल्ड वोल्ड इन सब के कारण थोड़ा वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है तो, लेकिन आपको नियरली क्लाउड फ्री ही दिखेगा। यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लाउड नहीं दिखेंगे, क्लाउड फ्री दिखेगा। और यहाँ पे क्या है, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए जो हमारे जेट प्लेन है वो फ्लाई कहाँ पे करते हैं, तो हमारे जेट प्लेन जो फ्लाई करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में ही करते हैं, क्योंकि रडार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। जब उन्हें लैंड या मतलब उन्हें टेक ऑफ करना होता है तब वो ट्रोपोस्फेयर, ज़मीन पे जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर एंटर करते हैं। वरना वो जो जिस हाइट पे फ्लो कर रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लो करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने इन दो लेयर के बारे में जान लिया। अब ये जो लेयर है ये आपकी कहाँ पे मिलेगी, ये आपकी 12 से आपकी 50 किलोमीटर एबव द सरफेस देखने को मिलती है। कौन सी, आपको स्ट्रेटोस्फेयर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अभी हम टेम्परेचर पे जब बात करेंगे तब यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हम तीसरी लेयर के बारे में देखते हैं, थर्ड लेयर। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब जो चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ, इनको अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये इन पॉइंट्स पे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे तो इन पॉइंट्स पे ही आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं मोस्टली। चलिए हम थोड़ा इमेज को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अब हमने दो लेयर देख ली। एक तो लेयर हमने ट्रोपोस्फेयर देख ली, एक हमने स्ट्रेटोस्फेयर देख ली। ठीक है, दोनों के बारे में हमने जान लिया, जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे। अभी कुछ और पॉइंट बचे हैं, जब हम टेम्परेचर का डायग्राम बनाएंगे तब हम देखेंगे उसको। अब थर्ड हमारी जो लेयर है, और थर्ड लेयर का नाम है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में क्या है, जिसे मध्यमंडल कहते हैं, मध्यमंडल। और मीजोस्फेयर क्या है, यहाँ पे आपको इनफ गैसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ पे बहुत कम गैसेस देखने को मिलेंगी, थर्मोस्फेयर और आपके एक्सोस्फेयर में, तो उससे थोड़ा ज़्यादा गैसेस देखने को, इतनी गैसेस देखने को मिलती है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। जब कोई भी, यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम होता है, आपका माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, एबव द 100 चला जाता है आपका, माइनस में समथिंग। और यहाँ पे जो भी आपके मीटियोर होते हैं, मीटियोर्स, जो भी आपके जो मीटियोर होते हैं, आप कहते हैं ना टूटा हुआ तारा, कोई ज़्यादा शूटिंग स्टार जिसे बोलते हो, तो वो मीटियोर क्या होते हैं, जब वो अर्थ के मीजोस्फेयर में एंटर करते हैं, मीजोस्फेयर में एंटर करते हैं तो उनकी टेल में क्या है,
एक मतलब फ्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे उनकी वर्निंग टेल टाइप की दिखती है यहाँ पे आपको, और आप बोलते हैं शूटिंग स्टार आपको कुछ सेकंड के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो मीजोस्फीयर है। तो मीजोस्फीयर क्या करता है, ये भी हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखिए, जब कोई एस्ट्रॉइड, ये कोई एस्ट्रॉइड है, ये मीटियोर है, जब ये मीटियोर आपका एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में एंटर कर जाता है, इस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये आपके मीजोस्फीयर में एंटर करता है, ये यहाँ पे आया और मीजोस्फीयर में एंटर किया, वैसे ये क्या होता है, वैसे ये कई पार्ट्स में फ्रैक्शन के कारण इसमें फ्रैक्शन क्रिएट होता है, फ्रैक्शन के कारण ये कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे ये सीधा हमारे अर्थ पे क्या करता है, स्ट्राइक नहीं कर पाता है, और ये कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में गिरता जाके, जिससे हमारे अर्थ पे कोई भी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट या कोई भी हार्म देखने को नहीं मिलता है, छोटे छोटे पार्टिकल कर देता है उसके। अगर ये कोई बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड आता है तो उसको इतना छोटा नहीं कर पाता है, और वो हमारे अर्थ पे क्या करता है, स्ट्राइक कर जाता है, जिससे बहुत सारी, अगर ओशियन में गिरा तो सुनामी जैसी हलचल देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्रेटर टाइप के बन जाते हैं। और स्ट्राइक किए भी हैं, जैसे अपने महाराष्ट्र में एक लेक पाई जाती है, लोनार लेक, वो क्या है, एस्ट्रॉइड की वजह से ही है। एक एस्ट्रॉइड गिरा, फिर उसमें पानी, तो क्या है, वो आपकी एक लेक में तब्दील हो गई। तो ये मीजोस्फीयर क्या करता है, ये एस्ट्रॉइड या मीटोर कुछ भी आता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, फ्रैक्शन क्रिएट होता है। यहाँ भी कोई भी आपकी वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर भी आप कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं देखेंगे। तो ये वाली जो लेयर है वो आपकी समथिंग 50 से 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस से देखने को मिलती है। कितने से, 50 से 80 किलोमीटर तक। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे तीसरी लेयर के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखते हैं चौथी लेयर। जो चौथी लेयर हमारी है वो कौन सी है, ये तो हो गए मीजोस्फीयर, जो एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड यहाँ पे आते हैं आपके स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथी लेयर, और चौथी लेयर हमारी कौन सी है, फोर्थ जो लेयर है, फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फीयर। ये आपकी मीजोस्फीयर हो गई, फिर आती है आपकी थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं, थर्मोस्फीयर के बारे में। चलिए, थर्मोस्फीयर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो थर्मोस्फीयर क्या है, ये हमारी फोर्थ लेयर है, जो हमारे कहाँ, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है किसके, अर्थ के, अर्थ के सबसे ज़्यादा, मतलब सन के मोस्टली ये मच नियरेस्ट है इन बाकी लेयर के। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी आप ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि अर्थ सन के बाकी कंपेयर में सन के मच मोर ज़्यादा आपको करीब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपकी लेयर कितनी पाई जाती है, ये आपकी 80 to 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस देखने को मिलती है। आपकी कौन सी, आपकी थर्मोस्फीयर, जो आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है, फोर्थ लेयर है आपकी थर्मोस्फीयर। अब हम थर्मोस्फीयर में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी होती है। अब लो डेंसिटी के कारण यहाँ पे क्या है, लो डेंसिटी के कारण यहाँ पे आपको क्लाउड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, लो डेंसिटी के कारण। ठीक है, अब थर्मोस्फीयर में ही आपको एक चीज़ मिलती है, ऑरोलिसिस, अरोरा देखने को मिलता है। अरोरा थर्मोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। पोल्स पे क्या होता है, बहुत आपको कलरफुल लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, पोल्स पे जब आप नॉर्दर्न पोल पे जाएंगे, साउदर्न पोल पे जाएंगे, तो आपको बहुत ही कलरफुल लाइट देखने को मिलती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, अरोरा बोरेलिस। एक जो नॉर्दर्न पोल पे मिलती है उसको बोलते हैं बोरेलिस, बोरियलिस।
एक सेकेंड, स्पेस काफ़ी कम पड़ जा रही है। यहाँ पे देखने को मिलता है, एक होता अरोरा, बोरेलिस आपको देखने को मिलेगा, और एक मिलेगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलता है। ये आपको जो देखने को मिलता है ये आपका नॉर्दर्न पोल पे देखने को मिलता है, और ये वाला जो आपको देखने को मिलता है ये आपका साउदर्न पोल पे देखने को मिलता है। कलरफुल लाइट होती है। अभी हम देखेंगे ये किसकी वजह से होता है। आपका जो अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, इस चीज़ को हम भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थर्मोस्फेयर की बात कर ली। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें और हैं। यहाँ पे आपकी सैटेलाइट देखने को मिलती हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। यहीं पे हमारा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारी है वो हमारी क्या फ्लोट कर रही है, इसी में ऑर्बिट कर रही है। इसी हमारी जो लेयर है, इसी लेयर में हमारी क्या कर रही है, ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी क्या कर रही है, वो यहाँ पे फ्लोट कर रही है, यहीं पे ऑर्बिट कर रही है सन के चारों तरफ। तो रिसर्च सेंटर एक टाइप का, ठीक है। तो वो आपको थर्मोस्फेयर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी हम ये इस वाले टॉपिक को देखेंगे, फिलहाल हम लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारी थर्मोस्फेयर है। अब थर्मोस्फेयर के बाद हमें एक लेयर और देखने को मिलती है, और जिसका नाम है, वो 5वीं लेयर है, और जिसका नाम क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो एक्सटर्नल लेयर है, इसके बाद फिर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, तो इस लेयर का नाम है एक्सोस्फीयर। ये आपकी थर्मोस्फेयर हो गई, थर्मो, ठीक है। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर की बात करें जिसे बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल। और एक्सोस्फीयर क्या है, ये आपकी यहाँ के बाद फिर स्पेस स्टार्ट हो जाती है। और एक्सोस्फीयर आपकी कम से कम देखने को मिलेगी अर्थ के 700 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिलेगी। 700 से लेके 10,000 तक आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिलती है। एक्सोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी, एक्सट्रीम लो डेंसिटी होती है। बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी होने के कारण वो क्या है, वो ना तो बिहेव करते हैं गैस की तरह, ना ही पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। और फिर यहाँ से मतलब एक स्पेस की जैसी कंडीशन बन जाती है यहाँ पे, फिर आपको स्पेस देखेगा, ग्रेविटेशन यहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर फिनिश होने लगता है। तो चलिए, अब हमने एक्सोस्फीयर को देख लिया, थर्मोस्फीयर को देख लिया, मीजोस्फीयर को देख लिया, हमने यहाँ पे एक टर्म स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को देख लिया। अब हम एक लेयर और है हमारी, और जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर हो गया हमारा। 7 ये पाया जाता, लास्ट वाली जो लेयर है एक्सोस्फीयर। अब एक लेयर पाई जाती है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर कोई डिस्टिंक्ट लेयर नहीं है, कोई अलग से लेयर नहीं है। क्या है, ये 3 लेयरों का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपकी एक्सोस्फीयर, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ। दूसरी आपकी अगर थर्मोस्फीयर का पार्ट, और तीसरी आपकी जो पाई जाती है मीजो। इन तीनों को मिलाकर जो आपकी लेयर बनती है, इनका कुछ पार्ट मिलाकर जो आपकी लेयर बनती है, वो आइनोस्फीयर का पार्ट हो जाता है। आइनोस्फीयर में क्या है, यहाँ पे आपको चार्ज पार्टिकल देखने को मिलेंगे, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक पार्टिकल देखने को मिलेंगे, पार्टिकल देखने को मिलते हैं। यहीं पे आपकी जो रेडियो सिग्नल्स को लेके जो आपकी होती है, रेडियो सिग्नल्स, आप जो भी टीवी चलाते हो, मोबाइल चला रहे हो, आप जो भी टेलीविज़न चीज़ें चला रहे हो, वो आपकी जो सैटेलाइट होती है वो यहीं पे फ्लोट कर रही होती है, इन्हीं
मोस्टली वो आपकी थर्मोस्फीयर में देखने को मिलेगी। और थर्मोस्फीयर किसका, आयनोस्फीयर का पार्ट है। और आयनोस्फीयर में ये देखो इतना जो पार्ट है वो आपका आयनोस्फीयर में आ जाता है। तो मोस्टली जो सैटेलाइट मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगी कम्युनिकेशन या आपकी रेडियो तो वो क्या है, वो आपके एंटीने से वापस जाके टकरा के वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको आयनोस्फीयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आपको इलेक्ट्रॉन्स के मिलेंगे। इसीलिए थर्मोस्फीयर में यहाँ पे आपको अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलता है, जो आपको कलरफुल लाइट देखने को मिलती है। वो आपको थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर के चार्ज पार्टिकल की वजह से देखने को मिलती है। अभी हम डिस्कशन करेंगे इस पे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल आपके जो यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए आयनोस्फीयर। तो ये तीनों का मिला के पार्ट हो गया आपका आयनोस्फीयर। अब आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि इन लेयर्स को ऑर्डर में लगाने के लिए, कि इन लेयर्स को ऑर्डर में लगाइए फ्रॉम अर्थ सरफेस टू स्पेस। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है, मीजोस्फेयर आती है, थर्मोस्फेयर आती है, इसके बाद एक्सोस्फेयर आती है। और जो आयनोस्फेयर होती है वो क्या होती है, वो आपकी एक्सो, थर्मो और मीजो का कॉम्बिनेशन होती है, पार्ट होती है, ठीक है। और जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स जो भी है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या आपकी और भी सैटेलाइट फ्लोट कर रही होती हैं मोस्टली आपकी यहीं पे आपकी, क्योंकि रडार जो भी सिग्नल है वो जो आपके रेडियो सिग्नल्स हैं वो बैक टू द अर्थ यहीं से जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपके थर्मोस्फीयर, इन सब के बारे में। अब आपसे पूछा जाए कि आपकी ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर करती क्या है, वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें क्या करती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन से आती हैं उनसे क्या करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ दिया जा सकता है कि कौन सी लेयर इसमें से है जो मीटियोर ये इन सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो आपको पता होना चाहिए मीजोस्फीयर है। और यहाँ पे इनफ गैसेस पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या है, यहाँ से फ्रिक्शन क्रिएट होने से जो मीटियोर होता है, जो भी एस्ट्रॉयड है, वो क्या है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे एक अर्थ पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में जाके अर्थ पे गिरता है, ठीक है। फिर आपकी एक्सोस्फीयर, तो यहाँ से और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी टेम्परेचर पे देखेंगे, टेम्परेचर पे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो भी मैं बोला है यहाँ पे आप उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, आप उन पॉइंट्स को लिखते जाइए। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं इस पर अभी हम आगे और बात कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं इस पर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमने देखा ये हमारा अर्थ था। अर्थ से ऊपर गए तो हमारी एक लेयर पड़ी जिसे हमने ट्रोपोस्फीयर बोला। इसके ऊपर गए तो हमारी एक लेयर मिली जिसे हमने स्ट्रेटोस्फीयर बोला, समताप मंडल, स्ट्रेटो। इसके ऊपर गए तो हमें एक लेयर मिली जिसका नाम था मीजोस्फीयर, जिसे मध्य मंडल बोला। इसके ऊपर गए तो हमें एक लेयर मिली थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर के ऊपर हमें एक लेयर मिली कौन सी, जिसका नाम है एक्सोस्फीयर। टेम्परेचर की बात करें, जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर देखो इधर क्या है। अगर हम ग्राफ देखें टेम्परेचर का, यहाँ पे ग्राफ देखें, ये 0 डिग्री है ये आपका, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 अप्रॉक्स, समझाने के लिए, ठीक है। अब इधर जाएंगे टेम्परेचर ऐसे जाएंगे, ग्राफ जाएगा तो टेम्परेचर क्या है, डाउन हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, आपका टेम्परेचर गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ऐसे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, डिजिट बढ़ रही है।
आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब जब अर्थ सरफेस से ऊपर ट्रोपोस्फीयर में चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर आपका फॉल डाउन होता है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, आपको टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर ट्रोपोस्फीयर में बढ़ेंगे टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, टेम्परेचर घटता हुआ मिलेगा आपको। और समथिंग 1000 मीटर पर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, आपका गिर जाता है, इतना टेम्परेचर कम हो जाता है आपका। आप 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे एक आता है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में आपको ट्रोपोपॉज देखने को मिलेगा। ट्रोपोपॉज में क्या है, टेम्परेचर न्यूट्रल हो जाता है आपका, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद फिर टेम्परेचर आपका स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ट्रोपोपॉज के ऊपर बढ़ेंगे, ट्रोपोपॉज, इसका नाम क्या है, ट्रोपोपॉज, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर आपका नॉर्मल, इसके बाद फिर आपका टेम्परेचर क्या है, सडनली इंक्रीज होने लगेगा, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है उस हीट के कारण ही स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही हम जाएंगे मीजोस्फीयर में फिर टेम्परेचर क्या है आपका, फॉल डाउन होने लगा, टेम्परेचर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा यहाँ पे, कहाँ पे, मीजोस्फीयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनफ गैसेज हैं और जो पार्टिकल आपको यहाँ पे क्या है, आपकी इनफ गैसेस देखने को मिलती, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, कोई भी ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आप जब थर्मोस्फीयर में जाएंगे, थर्मोस्फीयर में आपका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे अच्छा एक पाया जाता है स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में आपका स्ट्रेटोपॉज देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका थर्मोस्फीयर पड़ेगा, और थर्मोस्फीयर में आपका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच जो लो डेंसिटी आपको देखने को, बहुत ही एक्सट्रीम लो डेंसिटी देखने को मिलती है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज बढ़ेगा। और ऊपर से यहाँ पे हमने बात की थी आयनोस्फीयर का पार्ट है, सबसे ज़्यादा ये आयनोस्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फिर आप जब ऊपर चलते चले जाएंगे फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज ही देखने को मिलेगा ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर का फॉर्मेशन। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे ऑर्डर में पूछ सकता है या पूछ सकता है कि ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, या पूछ सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम ऊपर जाते हैं, जब हम मीजोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं, जो लेयर है हमारी थर्ड लेयर, तो उधर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है घटता है। तो ये क्या है, ये हमने आपको समझा दिया, रीज़न भी समझा दिया क्यों टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है। तो चलिए एक पॉइंट और है, हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं उस पर, इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और इस टॉपिक को अगर आप पॉइंट वाइज जो मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जा रहे हैं अच्छे से, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आता है आप अच्छे से उसको कर ले जाएंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए सॉरी, अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे बात की थी अरोरा की, तो दो टाइप के मिले थे आपको, एक तो
मिला था कौन सा? बोरेलिस। एक आपको मिला था अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये आपको नॉर्थ पोल पे देखने को मिला था, ये आपको साउथ पोल पे देखने को मिला था अरोरा। यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही रेड, ब्लू, ग्रीन, हर टाइप की जो लाइट होती है यहाँ पे, पूरा आपको बहुत ही अच्छा एक मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा पोल पे जब अरोरा बोरेलिस एंड ऑस्ट्रेलिस होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो कब देखने को मिलता है, अब हम इसकी बात करते हैं, क्यों ऐसी कंडीशन क्यों बनती है जो हमें एकदम क्लाउड ऐसे ग्रीन, ब्लू, रेड इस टाइप के देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इसका एक वो है, देखो ये है हमारा सन, ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ भी क्या है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पे ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है अर्थ का। जब हम अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तब हम देखेंगे। तो अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नॉर्थ पोल से रेज निकल के साउथ पोल में क्या करती हैं, एंटर कर जाती हैं ऐसे। वैसे ही सन का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब सन का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपेयर में क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सन से कुछ यहाँ पे जो डेली रेज आती हैं, सन रेज आती हैं ये, तो इन रेज के साथ साथ जो इन्हें कहते हैं रेज, और इनके यहाँ पे है सोलर विंड, सौर हवाएं चलती हैं। उन सोलर विंड के साथ क्या है, जो अर्थ सन का मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ आता है। अब जब अर्थ की तरफ आता है तो यहाँ पे क्या, जो अर्थ का मैग्नेटोफील्ड है वो इफेक्ट होता है। अब उसके साथ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल आते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आते हैं, किसके साथ, सोलर विंड्स के साथ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। तो ये दूसरा फिगर देखो, यहाँ पे ये अर्थ है, ये सन है। अब ये एक प्लाज्मा जैसी कंडीशन बन जाती है, जैसे ये रेज जाती हैं यहाँ पे, तो एक प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भाई, उसको जहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे ये सब सोलर विंड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक प्लाज्मा जैसी कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे जब मैग्नेटोस्फीयर को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को ये सोलर विंड्स क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा बाधित करती हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे जब ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है तो यहाँ पर आपको अरोरा स्टॉर्म जैसा देखने को मिलता है, सब स्टॉर्म्स देखने को मिलता है। पोलर रीजन में यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा वीक है, यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये रीजन आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे अर्थ का। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या है, तो आपको वो ग्रीन, येलो जो चार्ज पार्टिकल की वजह से लाइन, जो आपको कलरफुल क्लाउड्स देखने को मिलते हैं पोलर रीजन में, यही रीज़न है इसका कि आपको चार्ज पार्टिकल की वजह से कलरफुल आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो कंडीशंस हैं आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में देखने को मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो आपको मोस्टली थर्मोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। और वो कहाँ पे हैं, दोनों पोल्स पे होती हैं, इक्वेटर पे नहीं होती हैं, पोल्स पे, क्योंकि वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ये ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को चार्ज पार्टिकल फ्लोट कर रहे होते हैं, वो मिलती है आपको देखने को, ठीक है। तो वो आप ये चीज़ समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम किए जाते हैं, और भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कौन से पोल पे, तो जो आपको बोरेलिस देखने को मिलता है वो आपको नॉर्दर्न पोल पे देखने को मिलता है, जो ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलता है वो आपको साउदर्न पोल पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर का टॉपिक, जिसमें हमने अच्छे से कवर किया, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमने डिस्कशन किया। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तो तब तक के लिए जय हिंद।